अफान मुझे प्लीज राइट दे दीजिए शेयर करने जी की। सर, राइट्स हैं आपके पास सर। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ओके, द थर्ड प्रोसेस है हमारे पास, वो है सीकिंग एम्प्लॉय फीडबैक। ठीक है, एम्प्लॉय फीडबैक इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आपके पास जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो आपके एम्प्लॉयज होते हैं। मैनेजमेंट अमूमन बैक एंड के ऊपर होती है और फ्रंट लाइन के ऊपर जो लोग होते हैं वो आपके एम्प्लॉयज ही होते हैं। तो उनका फीडबैक जो है ना वो बहुत मैटर करेगा बिकॉज उनके नज़दीक जो चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंट एंगल से होती हैं कंपेयर टू किसी सीनियर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। तो उनका फीडबैक जो है वो उसको रिकॉर्ड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम किसी सीनियर किसी एक्सपर्ट को ला के हम वहाँ से स्टैंडिफिकेशन करें। बिकॉज हो सकता है कि इस लेवल के ऊपर जो रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हो वो रिस्क ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो। उसको पढ़ लेते हैं कि upper management perspective of the organization, risk can be starkly different from the perspective of an employee hold. Employees may encounter new risk in day-to-day activities and may not have otherwise been encountered. For example, insufficient training on a piece of operating equipment may be placing staff at a risk of injury. As such, employees are as invaluable source of the first hand information. So एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे यार ये बात शेयर की गई है, वही शेयर की गई है कि आपके पास जो ट्रेनिंग्स है जो कि आप पर्टिकुलरली स्टाफ को या ऑपरेटर्स को लेवल पे लोगों को दे रहे होते हैं वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये एक रिस्क ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पास 100 लोग हों जिनको उस मशीन को यूज करना है और उन 100 में से हो सकता है 10 लोग ऐसे रह जाएं जिन जो किसी वजह से वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए थे। ऐसी सूरत के अंदर आप उनको एक रिस्क की तरफ ले जा रहे हैं जो कि हो सकता है मशीन की मेल फंक्शनिंग की तरफ आप उसको मूव कर दें कि वहां पे उसके पास वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर जो आमतौर पे वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो टेकिंग एम्प्लॉय फीडबैक इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू द मैनेजमेंट एंड डोमेन एक्सपर्ट्स। अच्छा, हमने आइडेंटिफिकेशन तो कर ली। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अगली चीज हमारे पास आती है, इट्स कॉल्ड रिस्क एनालिसिस। Risk analysis involve examining how project outcomes and objectives might change due to the impact of the risk event. Okay? दोबारा से पढ़ लेते हैं। Involves examining how project outcomes and objectives might change due to the impact of risk event. यानी जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए थे उनका रिजल्ट, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, वो एक्सपेक्टेड आउटकम आपका कहाँ पे चेंज हो सकता है इन केस अगर जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो रिस्क उनमें से कोई एक रिस्क अकर हो जाता है। इट्स कॉल्ड एनालिसिस। ये चेक करना कि अगर मेरे पास कोई रिस्क अकर हो जाता है डिस्पाइट कि हमने क्या क्या उसके लिए मेजर्स लिए हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर रिस्क अगर हो जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा नुकसान उस रिस्क के केस में कितना होगा। इट्स कॉल्ड एनालिसिस। इसको दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए तो इसको इम्पैक्ट एनालिसिस भी कहते हैं कि आपका कोई रिस्क वो किस लेवल का इम्पैक्ट है जो कि डाल सकता है और उसकी वजह से आपका ऑपरेशंस या आपकी कंपनी या वो प्रोजेक्ट जो है ना वो हैम्पर हो सकता है। Once the risks are identified, they are analyzed to identify the qualitative and quantitative impact of risk on the project so that appropriate steps can be taken to mitigate them. Okay. Risk analysis help by identifying and analyze the potential issues that could raise during a project or process. You can use risk analysis to reduce the impact of the negative event. जब पता होगा तो उसके हिसाब से हम उसका impact भी कम कर सकते हैं. Evaluate whether there are more benefits to a project than risk before initiation. ठीक है. Plan the company's response या जो project team है उसका response
to emergencies and other adverse events. आप पहले से चीज को लॉक करके प्लान करके रख लेते हैं. Eliminate risk during the process. और आपकी कोशिश ये होती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है, उसके अंदर आप उस रिस्क को जितना ज़्यादा एलिमिनेट कर सकते हैं, उन चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. Okay. You can follow these 5 steps to form a risk analysis for most situations. For example, define level of uncertainty. यानी probability कितनी है, किसी भी रिस्क के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किस लेवल की अनसर्टेनिटी है जो कि वहां उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है. एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी के इन केस अगर वो प्रोजेक्ट में वो रिस्क अकर हो जाता है या आपके उस प्रोसेस में या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रिस्क अकर हो जाता है, इन दैट केस उसका इम्पैक्ट कितना होगा, किस लेवल का इम्पैक्ट आ रहा होगा जिसकी वजह से अगर ये रिस्क अकर हो जाता है. तो कंप्लीट द रिस्क एनालिसिस मॉडल, एनालाइज द रिजल्ट्स, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन. आपने हर रिस्क के अगेंस्ट कोई ना कोई चीजें आइडेंटिफाई कर ली. जैसे मैंने आपसे भी सवाल पूछा कि हमारे पास एक रिस्क ये हो सकता है कि आपकी टीम में से कोई इंपॉर्टेंट या की प्लेयर जो है ना वो छोड़ के चला जाता है और आगे किसी और कंपनी ज्वाइन कर लेता है और आपका प्रोजेक्ट बीच दरमियान के अंदर है. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने मुझे ये बताया कि जो रिस्क है वो उसको कवर अप करने के लिए आप पीयर प्रोग्रामिंग या जो है ना डॉक्यूमेंटेशन या आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट है या इमीडिएट लाइन मैनेजर, टीम लीड वगैरह है, उसको कॉन्फिडेंस पे ले गए, फिर आप काम कर सकते हैं ताकि आपका जो रिस्क है वो अकर होने से आप उसको बचा सकें. तो ये जो प्लान आपने बनाया है, प्लान की फिर इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, प्लान की एग्जीक्यूशन आ जाती है कि आपने उस रिस्क को कवर करने के लिए आपने कहा कि मैं पीयर प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ, तो आपने एज अ पॉलिसी अपने प्रोजेक्ट के अंदर पीयर प्रोग्रामिंग की चीज जो है ना वो इनकरेज करते हैं ताकि आप उस रिस्क के इम्पैक्ट से बच सकें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ पूरा कोई सोल्यूशन ला सकें. ये मुझे बताएं, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है इसमें? जी सर, क्लियर है. यस सर, क्लियर है. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रिस्क की आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो किस तरह से हो रही है. ठीक है, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस जो है वो आप बेसिकली इस तरह से कर रहे होते हैं कि आपके पास आपने एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लाइकलीहुड और इम्पैक्ट जो है ना आपने वो अपने पास रखा हुआ है. अब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यार किस रिस्क की जो अकरेंस है या उसका लाइकलीहुड है या उसकी प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है और उसका इम्पैक्ट कम है या ज्यादा है. आप उसके हिसाब से उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं टॉप मोस्ट और राइट मोस्ट कॉलम को देखूं, रिस्क नंबर 1 जो है वो रेड से हाईलाइट किया गया है. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये वो रिस्क है जो हाई इम्पैक्ट रखता है कि अगर ये अकर हो जाता है तो आपका ज्यादा नुकसान होगा और इसके होने के चांसेस भी ज्यादा हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ रिस्क नंबर 9 की, तो रिस्क नंबर 9 जो है वो एक ऐसा रिस्क है जिसका अगर वो अकर भी होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम है कंपेयर टू रिस्क नंबर 1. रिस्क नंबर 9 का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है और उसकी लाइकलीहुड या उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो रिस्क कभी अकर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता वो भी कम है. दैट्स वाई आपने इसको कर लिया. ये आपको बेसिकली आगे जाके हम पढ़ेंगे रिस्क की प्रायोरिटाइजेशन के अंदर आपको हेल्प करता है. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इसको स्किप करते हैं, आगे आ जाते हैं. डिफाइन लेवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी. ओके, रिस्क एनालिसिस कैसे क्रिएट करना है उसको देखते हैं. ठीक है, लेवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी आपने डिफाइन करनी है. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड सोर्सेस ऑफ रिस्क, next step is to understand how much uncertainty surround each one. हाँ, आप लोग अपना माइक ये रख दो. नो नो, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है. Thank you. Okay. Next step is to understand how much uncertainty surrounds each one. There's a certain level of variance to each one, making it difficult to quantify. However, it is important for each uncertainty to have an estimated impact and determine how significant they may be. Example ले लेते हैं यहाँ पे. You may know the precise price that a new competitor will implement to their product,
but you can make an estimation by calculating the cost of the production, marketing, distribution and other factors. आपने क्या किया, आपने उसकी अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको एक रिस्क है कि यार आप एक जो भी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे थे, आपका जो कंपेटिटर है वो भी सेम प्रोडक्ट मार्केट में ले आता है या वो भी इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है अपने एंड के ऊपर. अगर आपकी प्रोडक्ट को एक सर्टेन टाइम पे मार्केट में लॉन्च होना है और उससे पहले आपके कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाती है, तो देयर आर चांसेस कि आपने जो फ्रूट्स या आपने जो बेनिफिट्स यील्ड करने थे अपने प्रोजेक्ट ये से, वो बेसिकली आपके लॉस हो जाएंगे बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर ने सिंपल प्रोजेक्ट जो था वो अपने एंड से भी इसको लॉन्च किया हुआ था. सो आप इस रिस्क की मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप करेंगे कि यार ठीक है, मुझे एग्जैक्टली प्राइस तो नहीं पता क्योंकि कंपेटिटर भी वो प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि यार इन केस मेरा ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो मेरे प्रोजेक्ट फेलियर के पीछे इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, मार्केटिंग कितनी हुई थी इसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन या उस तरह के जो चैनल्स हैं, उस तरह की जो चीज़ें हैं, हम उसको किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे. तो बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना होता है क्वांटिटेटिवली कि आपके पास किस चीज़ का इम्पैक्ट किस तरह से आ रहा है और वो अकरेंस जो है ना वो किसके रिजल्ट के ऊपर हो रही है. ठीक है. एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी को आप रिस्क भी कह सकते हैं. ठीक है. हमने पहले बात की थी कि लेवल्स क्या होंगे रिस्क के, फिर हमने बात की है कि जी उसका इम्पैक्ट क्या होगा. ठीक है. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द सोर्सेज ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क कहाँ से अकर हो सकता है, and the level of uncertainty associated जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था, you can estimate their effects. The most straightforward method is to calculate the probability of the risk occurring and multiply it by the cost of the event to estimate the risk value. ये मुझे आसान लफ्जों में कोई समझा सकता है क्या लिखा हुआ है? जी, आप में से कोई इस बारे में जवाब दे सकता है कि ये आसान लफ्जों में कि क्या लिखा हुआ है? मैं दोबारा से पढ़ता हूँ. Once you have identified the sources of risk and the level of uncertainty associated with them, you can estimate the effect. The most straightforward या easiest method is to calculate the probability of the event occurring and multiply it by the cost of the event to estimate a risk value. ये किसी की समझ में आया है या इसमें एक्सप्लेन कर दूं? सर वो जो रिस्क हम जिस भी हम रिस्क की बात कर रहे हैं उसकी जो है वो अकरेंस के चांसेस कितने हैं, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उस बेसिस पे हम उसका जो है वो एक कॉस्ट एक निकालते हैं और उस कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट में. बिल्कुल ठीक है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. आपने कहा कि जी मेरे पास अगर फलाना फलाना रिस्क आता है तो इससे मुझे इतने मॉनेटरी नुकसानात का अंदेशा है. अब वो मॉनेटरी नुकसानात क्या हो सकते हैं? मॉनेटरी नुकसानात ये हो सकते हैं कि जी आपने सोचा था कि जब मैं ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगी तो मैं $1000 की बेचूंगा मिसाल के तौर पे. ठीक है. लेकिन आपका कॉम्पिटिटर पहले आ गया जिसने वही प्रोडक्ट या उससे बेहतर प्रोडक्ट या उसकी जैसी कोई प्रोडक्ट कमोबेश आपकी जैसी चीज को लेके उसने मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, और वो लॉन्च भी कर दिया मिसाल के तौर पे बहुत कम प्राइस के अंदर. चांसेस ये हैं कि आपके पास उसका जो इम्पैक्ट है वो आएगा. ऑफ कोर्स क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे उसके अंदर. उस सिचुएशन को अगर मद्देनजर रखा जाए तो चांसेस ये हैं कि आप 25% चांसेस हैं कि आपका कॉम्पिटिटर जो है ना वो उसके अंदर आ सकता है. आपकी कॉस्ट आ रही थी प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, या कोई आपने एफिलिएट प्रोग्राम रखे हुए थे, उस सिचुएशन को आपने ये सोचा हुआ था कि यार मैं काम ही करता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर इस तरह से खर्चा किया जाएगा. उस खर्चे को बेसलाइन बना के आपने कहा कि अच्छा ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है कंपनी के ऊपर वो होगी मिसाल के तौर पे $500. आपने देखा कि जी उसकी अकेरेंस की प्रोबेबिलिटी है मिसाल के तौर पे 25%. तो आपने क्या किया, इस $500 को मल्टीप्लाई बाय 25% कर दिया, यानी 0.25 से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया.
उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। वो वैल्यू बेसिकली आपकी रिस्क वैल्यू होगी, जो आपको ये बता रही होगी कि इसका इम्पैक्ट और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको क्या प्रायोरिटी सेट कर रही है, कौन सा लेवल उसका सेट हो रही है। एग्जांपल देख लेते हैं, यू मे वांट टू असेस द रिस्क दैट कॉस्ट द कंपोनेंट टू योर प्रोडक्ट विल इंक्रीज सब्सटेंशियली। You believe that there is a 75% chances of the event happening based on the market conditions. आप कोई काम कर रहे थे, आपने कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट से परचेज करनी थी, रॉ मटेरियल परचेज करना था, अब आपको ये खदशा है कि वो रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा और 75% चांसेस हैं कि वो महंगा हो जाएगा। कोई भी रीज़न हो सकता है, गवर्नमेंट चेंज हो गई है या उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो गया है या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा है कि यार ये इसका जो अकरेंस फैक्टर है वो 75% हो सकता है। पहले हमने एक बात की थी कि हम पैसिमिस्टिक थिंकिंग को लेके चलते हैं, उसी थिंकिंग को लेके हम वर्स्ट केस सिनेरियो आइडेंटिफाई करते हैं और हम ये कहते हैं कि आपका जो इम्पैक्ट है उसको मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक रिस्क वैल्यू निकल के आ जाती है, जो मुझे ये हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के अंदर कि आया आपका इम्पैक्ट या आपका जो गोल है या जो आपकी चीज़ें हैं वो किस तरह से अफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, the cost of your business is approximately $100,000. If the price of the component increases, you might calculate the risk value as follows. For example, 75% chances थे तो यानी 0.75 जो कि probability of event की है, multiply by 100,000 जो कि उसकी cost है, ठीक है, उस event की या उस activity की, और आपको जो उसका आउटपुट निकल रहा है तो आपने जो रिस्क वैल्यू रखी है अपनी, वो रिस्क वैल्यू रखी है 75,000, बिकॉज 1 लाख रुपए का 75% जो है ना वो 75,000 रुपीज बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगी दैट इज द हिस्टोरिकल डेटा, कि इससे पहले इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह की जो चीजें हैं उसमें कभी आई हो तो उसको हमने किस तरह से अकाउंट फॉर किया। सो दैट इज समथिंग जो कि आपकी इम्पैक्ट की एनालिसिस कर रहे होते हैं। इससे पहले जो हमने किया था वो लेवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी की बात की थी, यानी कि प्रोबेबिलिटी पे डिस्कशन हो रही थी। फिर अगली बात हमने की कि जी हमने उसके इम्पैक्ट को सामने रख के उसकी गेज बना ली और उसका बेसिकली एक वो प्रोडक्ट बना ली उसकी बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लाइंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट रिस्क। तो हमने उसके बाद उसकी अनसर्टेनिटी को एक नंबर दे दिया। कंप्लीट सर ये प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट हम कैसे वो निकालेंगे? ये अंदाजे से इसके लिए हमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या ये भी एक्सपर्ट जजमेंट के तहत ही करेंगे? देखिए इसके मल्टीपल तरीकेकार है। एक तरीकेकार ये होता है कि आप सिमुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, मैटलैब या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं आप उसके अंदर सिमुलेशन कर लेते हैं और आप उसके अंदर बताते हैं कि जी इस मॉडल को रन करेंगे तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी कि कौन सा रिस्क अकर हो सकता है। ठीक है ना, अगर आप प्रॉपर मैटलैब की प्रोग्रामिंग जानते हैं या अपने सिचुएशन को उसमें रख सकते हैं तो आप इस तरह की मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। मैटलैब उनमें से एक है। एक तरीकेकार ये हो सकता है। दूसरा तरीकेकार ये है जो कि सबसे कॉमन तरीकेकार होता है, वो ये होता है कि आप जो एक्सपर्ट जजमेंट होती है या जो आपके लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं आप उनसे राय ले लेते हैं कि जो लोग ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं या जो लोग इस डोमेन के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं आप उनसे बिठाते हैं और उनसे बिठा के पूछते हैं कि भाई कितने % चांसेस हैं कि ये वाला रिस्क अकर हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आप जब एक रिस्क की बात हम कर लेते हैं, वो रिस्क ये है कि आपकी टीम में से कोई बंदा 20 प्रोजेक्ट में से कोई प्रोग्रामर वो अपना वो छोड़ के किसी और कंपनी में ज्वाइन कर ले। ठीक है, चांसेस ये हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट सितंबर से लेके दिसंबर के दरमियान चल रहा है या ये जो पीरियड है सितंबर से लेके दिसंबर तक का, जनवरी का, अगर ये पीरियड चल रहा है तो चांसेस ये हैं कि आपके जो लोगों के स्विचिंग के पैटर्न्स है ना वो उसकी मद्देनजर रखते हुए ये आपके चांसेस ये हैं कि ये वाला इवेंट अकर हो जाए आपका। ऑन द कॉन्ट्रेरी फरवरी मार्च अप्रैल, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ, मई तक की बात करता हूँ, तो इसके अंदर लोग कम स्विच करते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि कंपनी जो है उनके पास बजट पाकिस्तान के अंदर दो तरीके से उनके बजट्स बन रहे होते हैं। या तो उनका ईयरली साइकिल जो है वो जनवरी टू दिसंबर होता है या दूसरी साइकिल जो होती है उसमें जुलाई टू जून वाला साइकिल चला रहे होते हैं। दोनों सूरतों के अंदर जब आपका अगला साल शुरू होने लगता है तो आप बजट बनाते हैं
और उस बजट की बेसिस के ऊपर आप जो नई पोजीशंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई कर सॉरी उनको आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो जब भी आपका कोई नया बजट आएगा, देयर आर चांसेस कि कंपनीज जॉब के लिए ओपन होंगी, नए प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन होंगी, और वहां पर चांस होगा कि आपकी टीम में से कोई बंदा निकल के चला जाए। सो ये जो आपने बात की ना कि यार हम कैसे जज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी के जज करने के तरीके वही हैं कि आप ये तो सिमुलेशन कर रहे होते हैं या एक्सपर्ट जजमेंट के थ्रू बात कर रहे होते हैं, किस तरह से होगा। इम्पैक्ट का जहां तक जिक्र है, इम्पैक्ट जो है वो मेजॉरिटी केसेस के अंदर ना कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर चांसेस ये हैं कि आपके कंपेटिटर ने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। आपने सोचा हुआ था कि जी मैं इन द मंथ, जी क्या कह रहे हैं आप लोग? नो सर, आप कंटिन्यू करें सर। ठीक है। सो आपने एक्सपेक्टेशन ये थी कि जी आप सितंबर में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, ऑफ सीजन चल रहा होगा और आपको जो है ना मार्केट में मैनेज करने के लिए टाइम मिल जाएगा और आप पर्टिकुलरली क्लाइंट को फोकस करके वो प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होंगे। लेकिन वो कंपेटिटर की तरफ से एक प्रोडक्ट है जो सिमिलर प्रोडक्ट है, वो मार्केट में ऑलरेडी आ जाती है। तो जहां पे आपने अपने दिमाग में एक प्लानिंग की हुई थी कि जी ये प्रोडक्ट मैं मिसाल के तौर पे 10 लोगों को बेचूंगा, नाउ देयर आर चांसेस कि ये प्रोडक्ट 8 लोगों को बिक रही हो या 7 लोगों को बिक रही हो। तो 3 लोग आपके पास से चले गए, वो आपके ऊपर एक इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है जो कि उसके ऊपर आ रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप क्या चीज आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं? आप ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि किसी भी रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो कितना है, आप उसको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन वंस अगेन इसके अंदर भी जजमेंट कॉल होती है, इसके अंदर भी सब्जेक्टिव चीजें मौजूद होती हैं और उसकी जो कवरेज होती है वो उसके हिसाब से हो रही होती है। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करी, उससे पहले किसी और कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, सिमिलर प्रोडक्ट। तो जो कंपनी पहले से प्लान कर रही थी, जो कि एक सर्टेन टाइम पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रही है, वो कंपनी जो है तो आगे निकल गई। तो दूसरी कंपनी है जो पीछे रह गई, जिसे टाइम पे नहीं कर सके थे, वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि वो उनका पर्सनैलिटी लॉस भी उसका पार्ट है। मिसाल के तौर पे उनकी रेपुटेशन जो है ना वो हर्ट हो सकती है कि जी उन्होंने टाइमली एक प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया। ये केस होता है अमूमन जैसे मोबाइल फोन इंडस्ट्री है, ठीक है। मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर होता ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में देखें तो हर 3-4 महीने के बाद कंपनी जो है वो कोई नया मॉडल या कोई नई चीज लेके आ रहे होता है। आज के अगर फोन्स की हम बात करें तो उसमें कर्व स्क्रीन हो गई, अच्छे कैमरास हो गए। आप सैमसंग है मिसाल के तौर पे, और आपके बैक पे जो दूसरे कंपनी है जैसे हुआवे है, उन्होंने आपकी प्रोडक्ट को एनालाइज किया, समझा, और समझने के बाद आपको मार्केट के अंदर ना वो चीज लॉस जो अकर होगा वो इस तरह से होगा कि आपने मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। जब आपने वो लॉन्च कर दी तो उसकी वजह से आपके चांसेस कस्टमर्स को रीच करने के वो कम हो गए, बिकॉज नाउ देयर आर 2 प्लेयर्स इन द मार्केट, और जिसने पहले लॉन्च कर दिया था उसकी ओनरशिप आ गई, और आपकी कंपनी जो है अगर वो डिले हो गई थी तो वो उसको क्या कहते हैं, उसका गुडविल का जो लॉस है वो होगा कि जी कंपनी टाइमली कोई चीज डिलीवर नहीं कर सकी थी। अब ये चीज सब्जेक्टिव है, गुडविल की कॉस्ट जो है ना वो सब्जेक्टिव एलिमेंट होता है। किसी के लिए ये कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, बहुत पुराने लोग होते हैं, और किसी के लिए कॉस्ट इतनी कोई बड़ी कॉस्ट नहीं होती, बिकॉज वो शायद इतना रिनाउंड नहीं हो चीजों के ऊपर। तो ये चीज आ जाती है। अच्छा, रिस्क मॉडल क्या चीज होती है? With risk levels and of uncertainty, you should have the basis of risk analysis model. You can build a complete model of compiling all your inputs, which are your uncertainties. आपने सारे uncertainties को रखते हुए एक complete model बना लिया. Then evaluate the outputs, which are outcomes of the different uncertainties and the likelihood of one or more happenings during a project. Since your inputs are estimated values, the outputs will be ranges instead of exact outcomes. Of course, आप जब अंदाजे से कुछ चीज कर रहे होंगे तो आप ranges के अंदर चीज को define कर रहे होंगे. You can explore the outputs further with model simulations using computer programs, जिसमें बात कर रहा था MATLAB की, इस तरह के कुछ सिमुलेशन प्रोग्राम्स आप यूज कर सकते हैं. These programs will definitely will identify each risk
and its probability, then calculate its probability of different outcomes. आप different चीजों के साथ उसकी outcomes की probability का चार्ट बना सकते हैं. तो this is how रिस्क मॉडल जो होता है ना वो आप इवॉल्व करते हैं. रिस्क मॉडल, देखिए रिस्क की हम जब भी बात करते हैं तो दो चीज होती है, या तो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी, या उसका इम्पैक्ट होता है. तो जितनी भी कहानियां चल रही होंगी, या हम जितनी भी थ्योरी आगे जाके भी देखेंगे या अपने पिछले हाथ में देखते आ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप सिंपली उस रिस्क की फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी वो अकर हो सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अकर हो भी जाए, और हो तो किस लेवल का हो. और दूसरी चीज जो आप डिस्कस कर रहे होते हैं वो उसका इम्पैक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं. तो आप जो रिस्क की वैल्यू निकालते हैं वो भी नहीं दो वैल्यूज की बेसिस पे निकालते हैं, या अगर आप रिस्क की एनालिसिस का मॉडल बना रहे हैं या उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं किसी मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट, तो वहां पर भी आप इन्हीं दोनों चीजों के बेसिस लाइन बनाते हैं और उसी लेके आगे चल रहे होते हैं. तो उसके हिसाब के आउटकम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स भी नजर आते हैं. अच्छा, एनालाइज द रिजल्ट्स. Once you have the results, you can figure out the best way to interpret your findings, which may depend on the risk, which may depend on the types of risk you are assessing. Summarize the potential outcomes by using a chart or a graph. Visuals are helpful in conveying potentially complex statistical information quickly and efficiently. ठीक है, आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. बहुत आसान सी एग्जांपल ये है कि एक डेटा आपके पास जो है वो एक्सेल फाइल के अंदर पड़ा हुआ है या किसी डेटाबेस के अंदर वो चीज वैल्यू पड़ी हुई है. अगर मैं उसके एवज उस डेटा को, जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो सकता है, मैं उसके अगेंस्ट कोई डैशबोर्ड बना दूं या कोई आपके सामने कोई ग्राफ या इस तरह की कोई चीज करके उसको प्लॉट कर दूं उन वैल्यूज को, तो उसके ऊपर डिसीजन लेना निस्बतन आसान हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, sensitivity analysis which uses software to mathematically designate uncertainties in an output to different assumptions in the model input is another useful tool to analyze the results as a risk analysis model. हमने भी यहाँ पे उसकी sensitivity या उसकी impact की बात की है कि जी हमारे पास कितने likely chances हैं कि वो चीज अकर हो तो किस लेवल की अकर हो. ठीक है. बेसिकली आपने अपने उसी रिस्क को जो आपने अभी एनालाइज किया था डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू, आपने क्या किया, उसको रिजल्ट्स को, जो आपके पास रिजल्ट्स निकल कर आए थे, आपने फर्दर उसको इवैल्यूएट किया, उसको एनालाइज किया. इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशंस. ओके, जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने की, तो आपके पास टेक्निकली स्पीकिंग आपके अपने स्कोप के अंदर चीजें बढ़ जाएंगी. मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप रिस्क के सोल्यूशन की इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो आपके एग्जिस्टिंग जो वर्कलोड आपने पहले प्लान किया हुआ था उसके अंदर चीजें बढ़ जाएंगी, उसके अंदर चीजें ऐड हो जाएंगी. ठीक है. उसकी एग्जांपल दे देते हैं. एग्जांपल ये है कि आपने बोला कि जी मैं एक वेबसाइट है, वो मैं वेबसाइट अगले 5 दिनों के अंदर खड़ी कर सकता हूँ, अप एंड रनिंग कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, सारे मामला कर सकता हूँ. ठीक है. लेकिन कोई रिस्क अगर हो जाता है, कोविड आ गया जिसकी वजह से आप सब लोग अब ऑफिस पे एक साथ जमा नहीं हो सकते, लोगों ने जूम पे कनेक्ट करना है, ये इस तरह की कोई चीज आ जाती है, तो आपने बोला कि यार मैं काम ये करूंगा कि मैं ऑलरेडी इसका एक बैच फाइल बना लूंगा जो इसकी इंस्टॉलेशन कर सकती है. तो आपने क्या किया, उस रिस्क को कवर करने के लिए आपने एक सिचुएशन डेवलप करी जिसके अंदर आपने कहा कि जी मैं कोई बैच फाइल बना लूंगा या मैं कोई इंस्टॉलर बना लूंगा जो चीज मेरे सॉफ्टवेयर को वहां पे जाके इंस्टॉल कर सकती है. तो आपने क्या किया, सोल्यूशन निकाल लिया उस प्रॉब्लम का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी आ गई. जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, बातें मैं ये कर रहा हूँ कि इससे पहले कि वो रिस्क आपके पास अकर होता, आपकी जो कॉस्ट थी या आपकी जो प्लानिंग थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या उससे यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड आपके जो टास्क थे ना वो अकर कर रहे थे. लेकिन जब आपने उसके अंदर कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया, तो वहां पर भी तो आपको रिसोर्सेज और लोग चाहिए उस काम को मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए. एफर्ट्स तो बढ़ जाएंगी आपके पास. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जब हम बात करते हैं रिस्क की, तो इट्स अ रिस्की बिजनेस. और अमूमन जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट पे काम नहीं करती, डिस्पाइट कि वो सब कुछ जानती हैं, उसका रीजन यही होता है कि दे आर स्केयर्ड कि उनकी जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं वो इस रिस्क मैनेजमेंट की साइड पे चली जाएंगी.
इसका एक बहुत कॉमन मॉडल है, ये रिस्क के लिए हम इस्तेमाल, मतलब ये टेक्निकली स्पीकिंग हम किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये PDCA मॉडल कहलाता है। जो PDCA है, इट्स प्लान डू चेक एंड एक्ट। और प्लान डू चेक एक्ट के अंदर हम करते ये हैं कि आप सबसे पहले एक प्लान करते हैं, एक सोल्यूशन क्रिएट करते हैं कि आपने उस रिस्क को कैसे कवर करना है। डू इज इम्प्लीमेंटिंग दिस सोल्यूशन ऑन अ स्मॉलर स्केल। आपने छोटा सा एक्शन परफॉर्म किया और उसको टेस्ट करने के लिए आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। चेक, रिव्यू द रिजल्ट्स ऑफ द सोल्यूशन ऑन अ स्मॉलर स्केल। जो आपने डाला था, छोटा सा टेस्ट वाला डाला था, आपने चेक के अंदर उस चीज को चेक किया। और एक्ट के, अप्लाई द सोल्यूशन ऑन अ लार्ज लेवल, मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड मेक चेंजेस एज पार्ट ऑफ द साइकिल। आपने किया ये कि आपने एक सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया प्लान के अंदर स्टेज में रहते हुए, और डू में क्या किया कि आपने उसका एक छोटा सा एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, या आपने उसकी एक नीश आइडेंटिफाई कर ली जिसके अंदर आपने उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है। चेक के फेज के अंदर आपने ये किया कि आपने जहां पे उसकी छोटी इंप्लीमेंटेशन की थी, आपने उसको एनालाइज किया, एवेल्युएट किया, आया कि आपके रिजल्ट्स उससे मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वंस आपका चेक फेज पास हो जाता है तो फिर आप एक्ट फेज में चले जाते हैं और वही चीज आप लार्ज स्केल के लिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैं कराची की एग्जांपल लेता हूँ। कराची के अंदर अगर आप कहते हैं कि जी एक सर्टेन पौधे लगाने से आपका एनवायरनमेंट साफ हो जाएगा, मिसाल के तौर पे, तो वो पौधे या वो दरख्त आप किसी एक इलाके से शुरू करते हैं, जिसको पायलट कहा जाता है, और वहां पे आप उस प्रोजेक्ट को पायलट करते हैं कि अच्छा जी ठीक है, हम यहाँ पे लगा के देखते हैं और फिर से देखते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन पे कोई फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा। मिसाल के तौर पे वो सोल्यूशन में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है और वाकई में उसके लगाने से बेनिफिट आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप फिर उसको एक्ट फेज में आ जाते हैं, और एक्ट फेज में आने के बाद आप उसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस कुड बी लाइक स्मॉल एग्जांपल जो कि PDCA के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। मुझे बताएं, यहाँ तक मामला क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, या मैं बहुत तेज आ रहा हूँ? सर मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को रेज करना चाहूंगी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क, अगर हम रिस्क के ऊपर वर्किंग करते हैं तो हमारा जो है वो वर्कलोड बढ़ जाता है, तो इस चीज को हम फिर किस तरह से, मतलब अगर हम एडिशनल रिसोर्सेज रखते हैं उसके थ्रू हम अगर करवाते हैं तो फिर हमारा एक्सपेंस ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर हम इस बिल्कुल चीज को किस तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि कवर हो जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बेसिकली यहीं पर आके आगे जाके हम ये चीज देखेंगे जिसे कहते हैं रिस्क की प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है। मैं एग्जांपल आपको बहुत सी दे सकता हूँ। एग्जांपल मैं, चले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बाहर निकल के एग्जांपल देते हैं। आप एक घर बना रहे हैं, उस घर बनाने के अंदर बेशुमार छोटे बड़े रिस्क होंगे जो इनको आप डे टू डे बेसिस पे अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं कि जी आपके पास से लेबर भाग गई है, आपका जो मटेरियल आया था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आया था या देर से पहुंचा था, और सारी सारी चीजें। अब इन सारी इम्पैक्ट को या सारे जो एलिमेंट्स हैं जो कि उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो ये रहा है कि आपके अगेंस्ट, उस बातों के अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्क है जो कि आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है। सो उस रिस्क के ऊपर आपने तवज्जो देनी है कि नहीं देनी। आया वो रिस्क इतना छोटा है कि आप बोलें कि हाँ यार चलो ये रिस्क आएगा, देखा जाएगा, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि आपकी तवज्जो के बड़े मुस्तहक होते हैं, इस तरह से कि अगर उनको टाइमली बेसिस पे या उनको प्रिएम्प्टिव तरीके से अगर उनको अकाउंट फॉर नहीं किया गया तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आपके पास जो ओवरऑल वो है रिस्क है वो स्लिप हो जाए। तो आपने कहा ना कि मैं इसको मैनेज कैसे करूंगी, वो स्केड्यूल के अंदर आप प्रोजेक्ट में बफर्स प्लान करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का एक पूरी साइकिल होती है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अकाउंट फॉर की जाती है। जो प्रोजेक्ट प्लान होता है उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में या कराची में अगर देखा जाए तो जो प्रोडक्ट के अंदर प्रोजेक्ट प्लान्स होते हैं उसके अंदर रिस्क वाली चीज को प्रॉपर्ली कवर नहीं किया जाता। अगर हम उसको कवर कर रहे होंगे तो इवेंचुअली हम उसको स्केड्यूल का पार्ट बना लेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क की एनालिसिस की एक्टिविटी भी होनी है, उसके ऊपर काम भी होना है, तो हमें कोई ना कोई टाइम उसके लिए एलोकेट जरूर करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रैक्टिस कॉमन नहीं है कि हम लोग रिस्क के ऊपर काम करें। ठीक है, ओके, यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। सर जी, इसमें thank you, एक sir. चीज मैं पूछना चाहूंगा सर, ये जब हम अगर किसी भी रिस्क के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसे हमने बात की कि
हमारे पास जैसे हमने कोई डिजास्टर रिकवरी साइट्स पे अपना डाटा स्टोर किया, तो चले वो एक टेक्निकल चीज है और वो समझ में आती है कि हाँ यार ये अगर अकरेंस इसकी हो सकती है, मतलब कि हमें डिजास्टर जो है वो आ सकता है और हम उस पे रिकवरी साइट को हम यूज करें, तो वो एक मतलब है कि ऐसी चीज है कि जिसमें हमारे मतलब है कि हमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत है और उसको हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अब बहुत से रिस्क ऐसे होते हैं, जैसे आपने कहा कि कंपटीटर अगर आपसे प्रोडक्ट पहले ले आएगा, तो उसका हमें एक तो आइडिया भी नहीं होता कि हमारा जो कंपटीटर है वो किस उस पर सोच रहा है, क्या काम कर रहा है। और अगर हमने उसको अकाउंट फॉर किया भी और उस रिस्क को हमने ऐड करके अगर हमने अपने उसको जो वैल्यूएशन करके अगर हमने अपनी कॉस्ट में शामिल की, या कोई और इस टाइप की जो रिस्क है जैसे एम्प्लॉय टर्नओवर है, तो वो हमारी एक और रिस्क बढ़ नहीं जाएगा कि हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो उसके कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है ना, जो मैं आपसे शुरू से और आज तक अर्ज करता आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये है कि जी आप जब किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के पार्ट बनते हैं तो आप एक जूनियर पोजीशन पे ऐड होते हैं। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं आप टीम लीड बन जाते हैं। टीम लीड के बाद फिर अगला स्टेप आ जाता है कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर की सिचुएशन की तरफ चले जाते हैं। ये जो रास्ता है, ये रास्ता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रास्ता नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये जो रास्ता एक्चुअली लेना चाहिए, वो रास्ता ये लेना चाहिए कि एक बंदा है जो कि प्रोग्रामर के तौर पे ऐड हुआ और वो सीनियर प्रोग्रामर बन जाता है। सीनियर प्रोग्रामर के बाद वो आर्किटेक्ट लेवल की तरफ मूव करता है या स्ट्रक्चर लेवल की तरफ मूव करता है। ये जो रास्ता है ये सही रास्ता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। आपने जो भी बात की है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यही तो काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का कि वो किस तरीके से रिसोर्सेज को एंगेज करता है उस एडिशनल काम के लिए कि वो काम में कॉस्ट बचाई जा सके। दूसरा ये कि ये चीजें कि बफर उसके अंदर इनबिल्ट होने चाहिए। वो बफर जो है किस लेवल के होंगे, ये हमने उसी चीज प्रोजेक्ट मैनेजर ने ही बेसिकली इसको देखना होगा। अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर, पास्ट जो लोग प्रोजेक्ट्स किए गए थे उनकी बेसिस के ऊपर, एक्सपर्ट जजमेंट की बेसिस के ऊपर आप वो बफर या वो एक्टिविटीज अपने प्रोजेक्ट प्लान का पार्ट बना लेते हैं। हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट प्लान्स बनते हैं उनके अंदर रिस्क प्लान अमूमन एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर ये रिस्क का पार्ट उस प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो देयर आर चांसेस कि हम अपने स्कोप पे या अपनी जो एक्टिविटीज हैं, ये जो प्लान स्केड्यूल हमने बनाया हुआ है उससे हम स्लिप नहीं होंगे। ठीक है, ये क्लियर हुई आपकी बात? वाज आई आंसर योर ठीक है सर, क्वेश्चन? ठीक ठीक है। है सर। अच्छा, अभी हमारी क्लास का जो टाइम है, सॉरी ये जो सेशन हमारे पास चल रहा है, ये सेशन हमारे पास तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक अभी है मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:07। जी सर। ठीक है, तो हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं 8:27 के ऊपर। ठीक है, 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, सही, ओके। ठीक है सर, थैंक यू।